चलिए बेटा, नेक्स्ट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। हम लास्ट क्लासेस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जीज पढ़ रहे थे। अब जो अगला टॉपिक है दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सबसे पहली बात तो बेटा यही है कि आखिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी का अर्थ क्या है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के समेशन को बेटा हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। सो इफ समवन आस्क मी कि सर व्हाट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, I just mean that it is just simply kinetic energy plus potential energy। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो समेशन है बेटा उसी को हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कह रहे हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो इसकी पहली लाइन है वो आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। मैं सही कहूं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे वर्क एनर्जी थ्योरम का एक स्पेशल केस है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं बड़ा स्टार्टिंग वहीं से कर रहा हूँ कि हमारा जो वर्क एनर्जी थ्योरम था उसका स्टेटमेंट ये था कि जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का जो वर्क डन आएगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। जो भी फोर्सेस हैं बड़ा उसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। बड़ा वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। जो इंटरनल फोर्सेस है मैं उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू बेटा तुम जानते हो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बेटा यही तो हमारे पोटेंशियल एनर्जी के चेंज की बेसिक डेफिनेशन थी। तो आप कह सकते हो कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इट गिव्स मी कि वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज बेसिकली चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। This change in kinetic plus change in potential can also be written as change in total mechanical energy because total mechanical energy is summation of kinetic plus potential। अगर मान लीजिए बेटा कभी if work done by non conservative forces 0 हुआ और work done by external agent भी 0 हुआ, ये टर्म 0 ये टर्म 0, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं in that case your change in total mechanical energy will also be 0। And if change in total mechanical energy is 0, it means that total mechanical energy is conserved, total mechanical energy is constant। I could say easily कि initial total mechanical energy is equal to final total mechanical energy is equal to final total mechanical energy। इसी बात को बड़ा एक स्टाइल से मैं और लिख सकता हूँ। इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैन बी रिटन एज, बेटा कैसे लिख सकता हूं इसको, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी को बड़े आराम से लिख सकता हूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। आप इस तरह से इनिशियल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल को फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल के बराबर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ तब कर सकते हो जब आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन 0 हो और आपके एक्सटर्नल एजेंट्स का वर्क डन 0। इन दैट केस यू कैन से कि इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इसको ऐसे बोल सकता हूं मैं कि इट इज बेसिकली लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली गेन इन काइनेटिक एनर्जी। कि अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, इस बात का अर्थ ये हुआ कि जरूर जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी। या दूसरे शब्दों में कहूं तो ऐसे बोल सकता हूं कि लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स सिचुएशन। तो बड़ा ये हमारे पास सारी की सारी कहानी है। ये हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको हम चाहें तो थोड़ा वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। वर्ड्स में मैं ऐसे कहूंगा कि if work done by non-conservative forces and external agents are 0, then we could say that total mechanical energy of the system is always conserved। तो बड़ा एक छोटी सी लाइन लिखना, if work done by non-conservative forces
and work done by external agent are zero on a system, then total mechanical energy of system is conserved or constant. This is known as your total mechanical energy conservation. But this is your total mechanical energy conservation. Fair enough? बड़ा हमारे अच्छा एक बात और, इस पूरी कहानी को देखकर ना जो भी समझदार बच्चा होगा, जो हर बात को बहुत ही बेसिक से सोच रहा होगा, वो ये कह रहा होगा कि सर इस पूरी की पूरी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की सबसे पहले लाइन ही हमारी वेट है, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो सर इसका मतलब ये जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है, ये तो एक तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम का स्पेशल केस है। सर वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमेशा लगेगी, और ये वर्क एनर्जी थ्योरम का वो स्पेशल केस है जो सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और एक्सटर्नल एजेंट्स के वर्क डन जीरो होगा। थोड़ा बिल्कुल कह सकते हो इस बात को। तो ऐसा मत सोचना कि बेटा कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से हम कोई नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जिन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम बेटा टोटल मैकेनिकल एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से कर रहे थे, उन्हीं सवालों को बेटा हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी करेंगे। और जो सवाल ऐसे थे वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर जिसमें फ्रिक्शन का वर्डन था, एयर रेजिस्टेंस का वर्डन था, वो तो बेटा इस टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से हो ही नहीं सकते, क्योंकि बेटा आपको मैंने बता दिया कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम तो सिर्फ तभी लगेगी जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और एक्सटर्नल एजेंट्स का वर्डन जीरो होगा। फेयर इनफ, बात बन जाएगी बेटा अपनी। तो चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब इसी बात का यूज करके बेटा अपन सवाल करते हैं, सारी बातें सोचते हैं। आई होप बेटा आपको अच्छा लगेगा। सुनिएगा, हम बेटा चाहें तो कुछ सवाल वो भी कर सकते हैं जो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह से भी किए थे, वो अपनी मर्जी बेटा, ठीक है। तो कुछ सवाल हम रिपीटेटिवली भी कर सकते हैं। जैसे सुनिए बेटा, मैं उसी सवाल से शुरुआत कर रहा हूं बेटा जो अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम में किया था। बेटा ग्राउंड से किसी h हाइट ऊपर से हमने किसी बॉल को u वेलोसिटी से फेंक दिया हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा। ये बॉल बड़ा चलते 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 नीचे आती है और ग्राउंड से टकराती है। ग्राउंड से बेटा किसी न किसी वेलोसिटी से टकराएगी। बेटा किस वेलोसिटी से टकराएगी? बेटा लेट्स दैट इज v। हमें v निकालनी है। ये हम बेटा v दो बार पहले भी निकाल चुके हैं। एक बार बेटा अपन काइनेमेटिक्स में निकाल चुके हैं, एक बार बेटा अपन लोग वर्क एनर्जी थ्योरम निकाल के लगा चुके हैं। अब बेटा हम ऑफ कोर्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करने वाले हैं। पहले चेक कर लो बेटा, यहाँ से यहाँ तक के इसके मोशन में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? आप बोलोगे हाँ सर ग्रेविटेशनल फोर्स है। नहीं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो तो कंजर्वेटिव फोर्स है, उसे हम सिस्टम का हिस्सा मान सकते हैं, वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कोई एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शनल फोर्स नहीं। हम ना तो कोई एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं, ना ही बेटा कोई हम विस्कस फोर्स वगैरह कंसिडर करते हैं। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे केस में किसी एक्सटर्नल एजेंट का कोई वर्क डन नहीं है, किसी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कोई वर्क डन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हम बड़े आराम से इसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन सेज दैट कि इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक it can be written very easily, that is half mu square. Initial potential, in this case बेटा potential energy is of course देखते हैं पोटेंशियल इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कहाँ पर जीरो मान रहे हो। अगर मैंने यहाँ जीरो मान ली बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो आप कह सकते हो कि यहाँ से h हाइट ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी m इंटू जी इंटू एच, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज काइनेटिक, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल बेटा पोटेंशियल इज जीरो। और हमारे पास बेटा v की वैल्यू आ गई है रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसमें सर थीटा तो आया ही नहीं। हाँ बेटा नहीं आया, जरूरत भी नहीं बेटा थीटा की। तो हम जानते हैं इस बात को कि टकराते वक्त जो स्पीड होगी वो इस बात पर डिपेंड नहीं होगी कि बेटा आपने एंगल थीटा कैसा रखा है। हर केस में बेटा ग्राउंड से जब स्ट्राइक कर रहा होगा तो हर बार बेटा आपकी जो स्पीड होगी वो रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh ही होगी। फेयर इनफ, ठीक है बेटा।
आगे चलिए, इसी बात को मेरे बच्चे एक स्टाइल से और भी सोच सकते थे कि सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन 0 है, एक्सटर्नल एजेंट्स का वर्डन 0 है। सर आपने इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल कर दिया। सर अच्छी बात है, सर इसको एक स्टाइल से और लिख सकते हैं, यहाँ से बॉल नीचे आ रही है मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल घट रही है, एंड वी कुड से कि लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ कोर्स लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ कोर्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यू कुड से कि इसको एक स्टाइल से और बोल सकता हूँ कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जितना अब कितना पोटेंशियल एनर्जी घटा है बेटा, मेरे ख्याल से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ घटी है mgh। जो पोटेंशियल एनर्जी घटी है बेटा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। जो काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी बढ़ी है बेटा, बाद में ज़्यादा है पहले कम है, दैट इज हाफ mv² माइनस हाफ mu²। इससे बेटा हमारे पास v की वैल्यू आ गई, अगेन बेटा वही आ गई, दैट इज रूट ऑफ u² प्लस 2gh। ये बेटा हमारा आ गया। तो जिस भी स्टाइल से सोचो बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, हर तरीके से करो बड़ा आंसर आपके सेम ही आएंगे। फेयर इनफ। आगे चलिए बेटा, हम और सोचते हैं बेटा इन सब बातों। चलिए नेक्स्ट बेटा, मैं शुरुआत थोड़ी सी आसान सवालों से कर रहा हूं, फिर अपन धीरे धीरे बेटा सवाल का लेवल थोड़ा थोड़ा तो बढ़ाएंगे यार, है ना। चलिए बच्चों, अगला सवाल, आपके पास एक स्मूथ सरफेस, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है बड़ा, बिल्कुल स्मूथ सरफेस। इस स्मूथ सरफेस पर आपके पास एक m मास का ब्लॉक, इस m मास के ब्लॉक को बड़ा मैंने सामने की तरफ वेलोसिटी दे रखी है u, और ये बड़ा आपके पास एक स्प्रिंग, ये बड़ा यहां से हिंज्ड स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के बड़ा शुरुआत में ये नेचुरल लेंथ पे बड़ा ब्लॉक जाएगा 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 जाएगा, स्प्रिंग से टच करेगा, स्प्रिंग से टच करते ही ब्लॉक पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, वो लगातार इसकी वेलोसिटी को घटाएगा 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 घटाएगा, कभी न कभी इस ब्लॉक की वेलोसिटी एक इंस्टेंट के लिए जीरो हो जाएगी। उस टाइम पर स्प्रिंग का कंप्रेशन सबसे ज्यादा। सवाल ही बेटा वही है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अब ऐसा नहीं कि बेटा ये वाला सवाल सिर्फ और सिर्फ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से ही होगा, ये बड़ा सवाल अगर आप वेट लगाओगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट बेटा हम प्रैक्टिस किसकी कर रहे हैं, टीएमएसी कर रहे हैं। तो चलिए बेटा ट्राई कीजिए। ठीक है बेटा, अब सही है। हाँ बेटा करते हैं। हमने देखा इस बात को कि कहानी क्या है कि ये m मास का ब्लॉक आया और जैसे स्प्रिंग को टच किया, स्प्रिंग ने धक्का लगाया बाहर की तरफ और इसकी वेलोसिटी लगातार घटेगी घटेगी घटेगी। कभी ना कभी कहानी ऐसी होगी कि स्प्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ कंप्रेशन आ जाएगा और आपका m मास का ब्लॉक यहां कहीं आ जाएगा। ये बड़ा मान लेते हैं कि स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन आ चुका है, लेट से x, और इस टाइम बड़ा ब्लॉक की वेलोसिटी हो गई है 0 और ये आपका m मास। फेयर इनफ। अब यहां से यहां तक हम जानते हैं कि कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल फोर्स एक्सटर्नल है लेकिन उसका वर्क डन नहीं है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऐसे, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है ऐसे। स्प्रिंग फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव है, तो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। एक एक्सटर्नल फोर्स नॉर्मल जरूर है लेकिन उसका वर्क डन 0 है। तो आप कह सकते हो कि सर अगेन हमारे इस पूरी की पूरी सिचुएशन में एक्सटर्नल एजेंट्स का वर्क डन भी 0 है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है ही नहीं, तो उसका वर्क डन भी ऑफ कोर्स 0 है। हम इस ब्लॉक की यहां से लेकर यहां तक टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक हाफ mu², बड़ा इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बड़ा ग्राउंड पे है 0 मान लेते हैं। इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बड़ा स्प्रिंग के पास शुरुआत में नेचुरल लेंथ है, इट इज 0। बाद में इस ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी 0, बड़ा ब्लॉक की जितनी हाइट पहले थी उतनी हाइट बाद में है, तो पहली वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 मान रखी तो अब भी 0 मानो।
प्लस बेटा आपके पास स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है एंड दैट इज हाफ के एक्स का स्क्वायर। सॉल्व करते ही बेटा हमारे पास बड़े आराम से कंप्रेशन की वैल्यू आ गई। आई थिंक द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन कम्स आउट टू बी एम बाई के इंटू यू। आई थिंक दैट इज रूट ऑफ एम बाई के इंटू यू। बेटा हमारा मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया इस तरह से, ये बेटा आपका मैक्सिमम कंप्रेशन। अच्छा है बेटा, इसी बात को आप एक तरीके से और बोल सकते थे, मतलब बोल तो क्या सकते थे, आंसर निकाल सकते थे कि सर यहां से यहां आएगा तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी घटेगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी घटेगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। इस बार कौन सी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी? आप बोले सर इस बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कोई चांस ही नहीं है, वो तो पहले भी इतनी थी अब भी इतनी है। हाँ, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आप कह सकते हो कि इस केस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाने का एक तरीका और है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ कोर्स गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। बट व्हाट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? इनिशियली ज्यादा थी, दैट वाज हाफ एम यू स्क्वायर। फाइनली बेटा कम है, दैट इज 0, दैट इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग के पास शुरुआत में कुछ नहीं थी और बाद में पोटेंशियल एनर्जी बढ़कर हो गई है हाफ के एक्स स्क्वायर। अगेन बेटा हाफ से हाफ कैंसिल, आपसे बेटा एक्स पूछ रखा है, बड़ा वही आंसर वापस से। फेयर एनफ। चलिए आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा अगेन बेटा अपन और सिचुएशन को घुमाते हैं, थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करते हैं, कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा बेटा अपन से सब, है ना। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट अच्छा सवाल है बेटा, आराम से इत्मीनान से करें बेटा। आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन, ये एंगल थीटा, ये जो सरफेस है बेटा, ये सरफेस आपका स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। और ये मेरे पास एक एम मास का ब्लॉक, ये बेटा मेरे पास एक एम मास का ब्लॉक है। इस एम मास के ब्लॉक को ये बड़ा अपन ने एक स्प्रिंग से जोड़ रखा है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये शुरुआत में नेचुरल लेंथ पे, और एम मास के ब्लॉक को मैंने यहां से रिलीज किया है, बेटा। अब जैसे आपने रिलीज किया तो इस एम मास के ब्लॉक पर कौन से फोर्स हैं? एम जी है और नॉर्मल है। इस तरफ एम जी साइन थीटा, इस तरफ एम जी कोस्टा, इस तरफ नॉर्मल। इस तरफ जो एम जी साइन थीटा आया है इसके कारण भाई एम मास का ब्लॉक आगे आएगा। जैसे आगे आएगा स्प्रिंग फोर्स लगाएगी पीछे, एम जी साइन थीटा नीचे। जब तक एम जी साइन थीटा के एक्स से बड़ा है तब तक नेट फोर्स है डाउन द इंक्लाइन, तो एक्सलरेशन है डाउन द इंक्लाइन, तो लगातार ब्लॉक की स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। ब्लॉक की स्पीड सबसे ज़्यादा कब होगी? मैं बता चुका हूँ बेटा आपको पहले एक बार। उस टाइम होगी जब बेटा नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स बराबर कर जाएंगे। उसके बाद ब्लॉक और आगे जाएगा, जैसे बेटा ब्लॉक और आगे जाएगा अब स्प्रिंग का फोर्स बड़ा होगा और एम जी साइन थीटा छोटा होगा, तो लगातार स्पीड घटेगी घटेगी घटेगी। जब मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग होगा उस टाइम बेटा ब्लॉक की स्पीड हो जाएगी 0। फिर वहां पर रुकेगा नहीं बेटा, फिर वापस आएगा, फिर यूं यूं लगातार ऐसे ऑसिलेटरी मोशन करेगा। फेयर एनफ। बेटा पहला सवाल पूछ रहा हूं इसमें, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। बेटा स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन निकालें। बेटा ये तो बिल्कुल ना सोचें कि सर एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू के एक्स, नहीं बेटा। जब फोर्सेस जीरो होंगे उस टाइम बेटा ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, बल्कि ब्लॉक की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ब्लॉक वहां से और नीचे आएगा। तो चलिए बेटा, जिस टाइम मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस टाइम लेट्स से बेटा आपका डायग्राम ऐसा होगा। मैं बेटा साइड में बना के दिखा दूं। बेटा जिस टाइम पर ये ऐसे कहीं आ जाएगा, लेट्स से बेटा दिस इज मैक्सिमम कंप्रेशन। इस टाइम बेटा आपके इस ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इस टाइम बेटा पहले से वेलोसिटी 0। ठीक है बेटा,
ऐसा कुछ हो जाएगा। हम जानते बेटा हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, हम यही करने वाले बेटा लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक, या फिर बेटा इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बेटा पूरे केस में हम फिर से टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। हालांकि हम बेटा वेट भी लगा सकते थे। इनिशियल काइनेटिक रिलीज्ड है इसलिए 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की 2 टर्म्स आएंगी बेटा, स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल। बेटा शुरुआत में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तो मैंने 0 लिख दिया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा डिपेंड करती है कि बेटा कहाँ पर आप 0 मान रहे हो, वो तो बेटा ठीक है। अगर मान लो कि मैंने बेटा यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 मान ली, तो बेटा पहले ब्लॉक यहाँ से एक्स मैक्स डिस्टेंस पे है। बेटा अगर ये डिस्टेंस एक्स मैक्स होगी तो बेटा ये हाइट आपकी एक्स मैक्स का साइन थीटा होगा। अगर ये डिस्टेंस आपके पास x है तो बेटा ये एक्स मैक्स का साइन थीटा होगा। तो अगर यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पर एम जी एच है, m इंटू जी इंटू एच, एच इज ऑफ कोर्स एक्स मैक्स का साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर बेटा व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। 2 एनर्जीज आएंगी बेटा, कौन से स्प्रिंग के पास आएगी हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा यहाँ पर तो हम बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या मान चुके हैं 0, तो बेटा 0 लिख दो। जैसे हमने 0 लिख दिया, एक एक्स मैक्स कैंसिल और मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू आ गई है, वो बेटा कितनी वैल्यू आ गई है 2mg sin थीटा अपॉन के। आपको बेटा हल्का फुल्का वर्क एनर्जी थ्योरम वाले टाइम से बेटा फंडा याद आ गया होगा कि पहले mg sin थीटा बाई के स्पीड बढ़ेगी, बाद के mg sin थीटा के स्पीड घटेगी, फिर यूं लगातार ऐसे ऐसे ऑसिलेटरी मोशन करेगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा बेटा, मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा 2mg sin थीटा बाई के। दिस इज अवर मैक्सिमम कंप्रेशन। फेयर एनफ। चलिए बेटा आगे चलते हैं। यार एक काम और कर सकते हैं बेटा, गलती से डायग्राम मिट गया बट इसमें एक सवाल और कर लो बेटा। आप लोग बेटा उसी एक डायग्राम से काम चला सकते हो, सवाल वाले से कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सवाल वापस से पूछ रहा हूँ। आपके पास बेटा ये वाला एंगल थीटा और ये बेटा अच्छा यहाँ पर बेटा आपने स्प्रिंग, ये स्प्रिंग बेटा ऐसे, और इस स्प्रिंग से बेटा हमने m मास का ब्लॉक बांध रखा था। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, शुरुआत में नेचुरल लेंथ है और ये m मास का ब्लॉक है। यहां से बेटा अपन लोगों ने इसको रिलीज भी किया, ये बेटा रिलीज भी किया। अब सवाल हमसे ये पूछा गया है कि आप समझिए बेटा क्या पूछूंगा मैं आपसे। इस बार बेटा मैं इस ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड पूछूंगा। आप जानते हो बेटा मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर होगी, वेलोसिटी वहाँ मैक्सिमम होगी जहाँ पर dv बाई dt 0 होगा। भाई किसी भी चीज़ का मैक्सिमम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी मैक्सिमम वहाँ होगी जहाँ पर dv बाई dt 0 होगा। dv बाई dt 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब बेटा नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 कहाँ पर होगा, जब आपका ब्लॉक यहाँ कहीं आ जाएगा और mg sin थीटा नीचे और kx ऊपर, और x की वैल्यू आ जाएगी mg sin थीटा बाई k। उस टाइम पर आपके पास बड़ा स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगी। तो बड़ा सवाल है फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक की बेटा मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, अधिकतम स्पीड निकालनी है। पहली बात तो बेटा मैं एक हिंट लिख दूं कि मैक्सिमम स्पीड अकर कहां करेगी। मैं बेटा कई बार बोल चुका हूं इस बात को, वी मैक्स विल अकर एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। आई रियली होप बेटा आपको पता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम बेटा कौन सा पॉइंट है। डायनामिक इक्विलिब्रियम बेटा वो वाला पॉइंट है जहां पर आपकी बेटा स्पीड 0 नहीं होती बल्कि एक्सेलरेशन 0 होता है। तो बेटा कहां पर होगा एक्सेलरेशन 0, देख लेते हैं बेटा। मैं बेटा दूसरा वाला डायग्राम बना रहा हूं। दूसरे वाले डायग्राम पर स्प्रिंग यहां कहीं ऐसे आ जाएगी, m मास का ब्लॉक यहां कहीं आ जाएगा और m मास के ब्लॉक के पास इस टाइम पर वेलोसिटी इज गोइंग टू बी मैक्सिमम एंड इन दिस केस
there will be some compression and the compression will be, बड़ा कंप्रेशन कितना आएगा, बड़ा कंप्रेशन आएगा x इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा बाई के। ठीक है बेटा, अब यहां से अब तक कि इसके मोशन में एक्सटर्नल फोर्स है नॉर्मल, लेकिन उसका वर्क डन जीरो है। ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स एज वी नो दैट बेटा वो कंजर्वेटिव है, तो हम बड़े आराम से टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कहीं ना कहीं जीरो माननी होती, बड़ा हम यहाँ जीरो मान लेते हैं। ये ब्लॉक बड़ा ऑफ कोर्स यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है, कितना ऊपर है तो आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस आपके पास x का साइन थीटा, ठीक है। यहां से यहां तक जैसे मैंने कहा कि बेटा मेरा TMEC लगाने का मूड है, वी कुड से कि इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। यहां से रिलीज किया गया है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल दो होंगे, स्प्रिंग की और ग्रेविटेशनल। स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में थी जीरो, ग्रेविटेशनल होगी m इंटू जी इंटू एच। बेटा h की वैल्यू को आप लिख सकते हो x का साइन थीटा, दैट इज एम जी साइन थीटा बाई के का भी साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर आपके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के कंप्रेशन का स्क्वायर। बेटा कंप्रेशन इज ऑफ कोर्स x की वैल्यू इज ऑब्वियसली एम जी साइन थीटा बाई के का स्क्वायर, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम यहां पर जीरो मान ही चुके थे। बड़ा देखना एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू के, छोड़ा उधर गया तो मेरे पास आ गया एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू के। बड़ा उधर से भी एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन अपॉन टू के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। बड़ा m से m निपट गया, हाफ से बड़ा हाफ निकल गया, और v मैक्स की जो वैल्यू है बड़ा हमारे पास बड़े आराम से आ गई। कितनी आ गई बेटा, मेरे ख्याल से आ गई है रूट m बाई के जी साइन थीटा। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। ऐसा नहीं कि बड़ा ये सिर्फ और सिर्फ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से ही होता, इस तरह का बड़ा आंसर हम लोग वेट से भी निकाल चुके थे। तो बड़ा अपनी मर्जी है, चाहे जैसा अच्छा लगे आपको ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और करते हैं बेटा, एक और करते हैं, मजा आएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज लाइक दिस। बेटा आपके पास एक स्मूथ वर्टिकल रॉड है बेटा, बड़ा आपके पास ये एक स्मूथ वर्टिकल रॉड है, और यहां बड़ा आपके पास हिंज है, और हिंज से रॉड तक की जो डिस्टेंस है बेटा वो L है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L। और ये हिंज, ये स्प्रिंग बेटा यहां मैंने एक m मास का एक बीड बांध रखा है बेटा, और ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला एंगल 37 डिग्री है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। स्प्रिंग बेटा अभी नेचुरल लेंथ पे नहीं है, इसकी नेचुरल लेंथ L है, इसकी नेचुरल लेंथ L है। ऑफ कोर्स दिस लेंथ इज नॉट L, दिस लेंथ इज L अपॉन cos 37, तो स्प्रिंग में बेटा कोई ना कोई एक्सटेंशन तो है। अब जो स्प्रिंग होगी बेटा, जैसे ही आप इस स्प्रिंग को बड़ा बीड से बांध रखा है, इस बीड को बेटा हम लोगों ने रिलीज किया। जैसे रिलीज करोगे बेटा बीड लगातार नीचे आएगी। जिस टाइम पर आपकी स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगी बेटा, ये सारा का सारा अरेंजमेंट वर्टिकल प्लेन में पड़ा है। और छोटा लिख ही देना, रॉड वर्टिकल है, और अलग से लिखने की क्या जरूरत है ना। मैं क्या करता, हाँ, फाइंड स्पीड ऑफ बीट when
स्प्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। जब स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगी उस टाइम पर आपकी इस बीड की स्पीड निकाल लेंगे। आपके पास ये स्प्रिंग, इसके साथ बड़ा ये बीड, और इस टाइम पर इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी, जरूर निकालेंगे बेटा, आराम से निकाल लेंगे ना। अच्छा एक चीज देखना, बीड जब रास्ते में कहीं भी होगी ऐसे मान लीजिए, तो इस बीड पर कौन से फोर्सेस हैं? आप बोलोगे सर नीचे की तरफ mg आएगा, स्प्रिंग अपनी तरफ किसी न किसी टेंशन से खींचेगा, दैट टेंशन इज kx। अगर मान लो कि ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा। इस थीटा के दो कंपोनेंट, इस टी के दो कंपोनेंट आएंगे। इस टी कॉस थीटा के कारण ये बीड जाना चाहेगा लेफ्ट, इस टी कॉस थीटा के कारण बीड जो है वो इधर आना चाहेगा। बीड बेटा जैसे इधर आना चाहेगा तो वैसे ये रोड एक नॉर्मल लगा देगा ऐसे, ये यूं आना चाहेगा तो बेटा ये बीड मान लो बेटा, और ये बीड ऐसे रोड में फंसी हुई है, तो ये जैसे इधर आना चाहेगा तो रोड उस पर नॉर्मल लगा देगा ऐसे, तो नॉर्मल लग जाएगा ऐसे। तो नॉर्मल और टेंशन का कॉस थीटा तो बैलेंस कर जाएगा, टी का साइन थीटा और mg दोनों नीचे, वो लगातार इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे। इस टाइम पर जो स्पीड है बेटा हमसे पूछी गई है, चेक करो कि कौन से फोर्सेस हैं। आप बोलोगे सर बीड पर 3 फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल, कंजर्वेटिव है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल एक एक्सटर्नल फोर्स है जो रॉड ने लगाया है इस बीड के ऊपर, बट इसका कोई वर्क डन नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लग रहा है आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट सारे के सारे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसका वर्क डन आपका 0 है। सर फ्रिक्शन, बेटा फ्रिक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी बेटा रॉड सारी की सारी स्मूथ है, तो कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं जिसका वर्क डन हो, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। सो वी कुड से कि वी कुड इजीली अप्लाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए हमें बेटा किसी न किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 माननी चाहिए। मैंने बेटा यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 मान लिया, चलिए। मेरा ये लिखने का मन है कि इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक बेटा रिलीज किया गया 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना ऊपर से आया बेटा, ये अगर L है, ये अगर 37 है, तो ये हाइट हो गई L का tan 37। ये जो हाइट है बेटा ये हो गई L का tan 37, दैट इज 3L/4। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh, बेटा h को मैं लिख सकता हूं 3L/4 प्लस बेटा स्प्रिंग के पास भी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्सटेंशन का स्क्वायर। व्हाट्स द एक्सटेंशन? सुनना बेटा, नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की L है और इस टाइम पर लेंथ L नहीं बेटा, इस टाइम पर लेंथ है L अपॉन cos 37। cos 37 इज आई थिंक 4/5। अभी बेटा इसकी लेंथ है 5L/4, एक्चुअल लेंथ है L, अभी लेंथ है 5L/4, तो ऑफ कोर्स बेटा इसका एक्सटेंशन आ गया शुरुआत में 5L/4 माइनस L, दैट इज L/4। तो शुरुआत में आपके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्सटेंशन का स्क्वायर, फेयर इनफ, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, बिकॉज बेटा हमने यहीं पे 0 मान रखी थी। और फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बेटा नेचुरल लेंथ पे आ गई बेटा स्प्रिंग, और अगर नेचुरल लेंथ पे आ गई तो बेटा उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 आएगी। इससे हम बड़े आराम से बेटा v को निकाल सकते हैं। बेटा v को निकालना हो तो बेटा मैं लिख सकता हूँ v² इज इक्वल्स टू बेटा 2 ऊपर गया तो 3mgl, m से बेटा m कैंसिल हो जाएगा तो 3gl/2 प्लस हाफ कैंसिल kl²/4m। ये बड़ा आपका स्पीड, बड़ा ही आपकी स्पीड है। कैलकुलेशन में चेक कर लेना बेटा, 2 से मैंने उसको कैंसिल कर दिया, m से कैंसिल आ गया तो मेरे पास आ गया 3gl/2 प्लस हाफ से हाफ kl²/4। ठीक है ना, ये आपकी स्पीड है।
क्या आपके इसमें, ठीक है ना। अगेन ये वाला सवाल बेटा बड़े आराम से वेट वगैरह से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए बच्चों और देखते हैं बेटा। नेक्स्ट 2-3 सवाल बेटा अपन और करते हैं। सुनिएगा, आपके पास बेटा इस तरह का अरेंजमेंट है कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये वर्टिकल वॉल, ये वर्टिकल वॉल, ठीक। ये बेटा आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन, इसका एंगल थीटा बेटा ये मूव कर सकता है, इसका मास बेटा स्मॉल m है। एक दूसरा प्लैंक बेटा ऐसे, दूसरा प्लैंक बेटा ऐसे, मैं इसका नाम निकाल दूं A, इसका नाम निकाल दूं बेटा B। B का मास बेटा कैपिटल M है और हमने सारे के सारे सिस्टम को रिलीज किया है बेटा, सारी सरफेसेस स्मूथ है बेटा, मैंने इसको रिलीज किया है। रिलीज किया है तो ऑफ कोर्स बी वाला ब्लॉक आएगा नीचे तो ए वाला ब्लॉक जाएगा लेफ्ट, बी आएगा नीचे तो ए जाएगा लेफ्ट, ठीक है ना। ये फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव है बेटा, सारी सरफेसेस स्मूथ है बेटा, ये वाली सरफेस भी स्मूथ और वो आपकी बेटा वर्टिकल वॉल भी स्मूथ। Fair enough. Find speed of block A when block B descends बाई डिस्टेंस h। B वाला ब्लॉक जब h डिस्टेंस नीचे आएगा बेटा, B वाला ब्लॉक h डिस्टेंस नीचे आएगा तब A वाले ब्लॉक की स्पीड कितनी है बेटा, हमसे सवाल में ये पूछा गया है। करेंगे बेटा, बिल्कुल करेंगे। एक काम करते बेटा, डायग्राम बनाते हैं वापस से, है ना बेटा, थोड़ी जगह चाहिए, मैं इस सवाल को मिटा रहा हूँ यार, आई होप यू वोंट माइंड। मुझे बेटा ये वाली जगह भी चाहिए, सारी जगह चाहिए मेरे को। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये वर्टिकल वॉल, थोड़ी देर में कहानी ऐसी हो जाएगी कि आपका बी वाला जो ब्लॉक है बेटा वो चलते चलते ऐसे, ए वाला ब्लॉक ये बेटा ऐसे, ये ए वाला ब्लॉक। बी वाला जो ब्लॉक है बेटा वो अपनी इनिशियल पोजीशन से h डिस्टेंस नीचे आया है बेटा, h शायद सवाल में स्मॉल दे रखा होगा, चेक कर लेना, अगर नहीं दे रखा तो बेटा स्मॉल लिख लेना उसमें। ये बेटा h नीचे आ गया, ठीक है। ये वाला एंगल बेटा थीटा। मुझसे इस टाइम पर ए वाले ब्लॉक की वेलोसिटी पूछिए बेटा, लेट से बेटा इसकी वेलोसिटी है v, इसकी बेटा वेलोसिटी v होगी, तो बी वाले ब्लॉक की बेटा वेलोसिटी, वैसे मैं आपको बेटा वेज कंस्टेंट में सिखा चुका हूं, मैंने ये भी कहा है कि बेटा आप उसका रिजल्ट याद रख सकते हो, लेकिन अगर किसी बच्चे को याद ना हो तो मैं करके दिखा देता हूँ। सुनना बेटा, इस ब्लॉक के और इस ब्लॉक की वेलोसिटीज को रिलेट करने के लिए बेटा वेज कंस्टेंट लगाओ। वेज कंस्टेंट के लिए बेटा सबसे पहले कॉमन सरफेस बनाओ बेटा, बना दी। इस ब्लॉक की बेटा वेलोसिटी में मान लेता हूँ नीचे की तरफ u, बेटा मुझे u निकालनी है। कॉमन सरफेस बना दी, कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन खींचो बेटा, खींच दी। अब दोनों की वेलोसिटीज दिखाओ। इस बड़े वाले ब्लॉक के पास वेलोसिटी है बेटा इस तरफ v और छोटे वाले ब्लॉक के पास बेटा वेलोसिटी है इस तरफ ही u। ये वाला एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा बेटा, ये वापस से थीटा, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला ऑफ कोर्स एंगल 90 माइनस थीटा।
मैंने आपको सिर्फ उसे भी कह रखा है कि कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी प्रकार की कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब इस लाइन के लॉन्ग दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो बी वाले ब्लॉक के पास इस तरफ वेलोसिटी है u cos थीटा और ए वाले ब्लॉक के पास इस तरफ वेलोसिटी है v का साइन थीटा। तो u को आप बड़े आराम से लिख सकते हो v साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बेटा दैट इज v tan थीटा। फेयर इनफ। तो इसकी वेलोसिटी अगर v है तो बेटा इसकी वेलोसिटी आपकी v tan थीटा है। जिन बच्चों को बेटा पहले से ही रिजल्ट याद हो ना वो बेटा डायरेक्ट लगा सकते हैं यार, ठीक है बेटा। मैंने आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ये सब सिखा रखा है। मैंने सिखाते वक्त कहा भी था कि बेटा अगर आपको लगे कि बहुत टफ है तो याद कर लो, कोई बहुत बड़ा टास्क तो बेटा ये है नहीं। तो आप में से हो सकता है कुछ बच्चों ने याद भी कर लिया हो, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं बेटा। कौन से फोर्सेस हैं? mg है और नॉर्मल है, बस। mg कंजर्वेटिव फोर्स है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसका मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल है। कुछ नॉर्मल्स हैं। इस वॉल ने एक नॉर्मल लगाया ऐसे, लेकिन उसका कोई वर्डन है नहीं बेटा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स है ऐसे और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट है ऐसे। जमीन का भी एक नॉर्मल है, लेट्स से बेटा एन डैश, वो एन डैश है u, बड़ा वेज के पास वेलोसिटी है u, एंगल है बड़ा कितना 90, उसका वर्डन भी 0। इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है बेटा ऐसे, नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऐसे। मैं इसको ऐसे दिखा दूं कि दिस इज लेट्स से एन डबल डैश, वही नॉर्मल फोर्स इस पर ऐसे एन डबल डैश, ठीक है। इस नॉर्मल का बड़े वाले ब्लॉक पर वर्डन आएगा और वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। चेक करो कैसे। नॉर्मल फोर्स है ऐसे, वेलोसिटी है ऐसे, दोनों के बीच में एंगल है एक्यूट, एक्यूट एंगल, तो पावर बड़ा पॉजिटिव, तो वर्डन पॉजिटिव। इसको देखो बेटा, इस पर नॉर्मल है ऐसे और इस ब्लॉक की बड़ा वेलोसिटी है ऐसे, दोनों के बीच में एंगल है ऑब्ट्यूज, तो ऑफ कोर्स पावर नेगेटिव आएगा। इस पर पावर पॉजिटिव, इस पर पावर नेगेटिव, इस पर वर्डन पॉजिटिव, इस पर वर्डन नेगेटिव। इस पर एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन आ गया है। किस पर बेटा? कैपिटल ए पर एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन आ गया है। मैं कैपिटल ए की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बल्कि बच्चे बोलेंगे सर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है भी नहीं इसकी, में दिख भी रहा है। इस ब्लॉक ए की हाइट पहले भी उतनी थी, अब भी उतनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं दिख रहा। लेकिन इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है सर, इसकी काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ रही है। तो सर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल उतनी की उतनी है, तो सर पक्की बात है कि इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो बड़ी है सर, इसकी कंजर्व नहीं दिख रहा है। इसी तरह से इस ब्लॉक बी को देखो बेटा, इस ब्लॉक बी को अगर मैं देखूं तो ब्लॉक बी को अगर मैं देखूं तो नॉर्मल लग रहा है ऐसे और इसके पास वेलोसिटी है ऐसे, एंगल बेटा आपकी कितना है ऑब्ट्यूज, तो पावर नेगेटिव, पावर नेगेटिव तो वर्डन नेगेटिव, इस पर वर्डन नेगेटिव है। जो वर्डन नेगेटिव है एक्सटर्नल एजेंट का, जरूर इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी को घटाया होगा, घटाया। तो ना तो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है ना इसकी कंजर्व है। सर हेडिंग तो अपन ने टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रखा है, सर बेइज्जती हुई क्या? नहीं बेटा बेइज्जती तो नहीं हुई है। हम शायद ए ब्लॉक की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते, बी ब्लॉक की टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व नहीं कर सकते, लेकिन शायद ए प्लस बी की कर सकते हैं। सर ए प्लस बी कैसे कर पाएंगे? दिखाता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस नॉर्मल का पावर ए पर कितना है, पावर ऑफ नॉर्मल ऑन ए, तो नॉर्मल फोर्स इनटू वेलोसिटी, बड़ा वेलोसिटी है ऐसे, इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, बड़ा पावर का फॉर्मूला याद है ना, नॉर्मल फोर्स इनटू वेलोसिटी इनटू कॉस ऑफ एंगल। बड़ा ये वाला एंगल इज ऑफ कोर्स 90 माइनस थीटा। मेरे पास आ गया दैट इज एन डबल डैश वी साइन थीटा। इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ पावर ऑफ नॉर्मल ऑन बी, तो आप बोलोगे सर एन डबल डैश इनटू इसकी वेलोसिटी, बेटा इसकी वेलोसिटी v नहीं है, बेटा इसकी वेलोसिटी v tan थीटा है, v tan थीटा इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा नॉर्मल और वेलोसिटी बीच में एंगल कितना है? ये बेटा वेलोसिटी है, ये नॉर्मल है, कितना एंगल दोनों के बीच में चेक करना बेटा। ये वाला एंगल थीटा,
तो ये वाला एंगल भी थीटा, तो ये वाला एंगल ऑफ कोर्स बेटा कितना 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा। बेटा cos 180 माइनस थीटा इज आई थिंक बेटा माइनस कॉस थीटा। बेटा मेरे पास आ गया दैट इज n डबल डैश v tan थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा। tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस्टा, बेटा कॉस्टा कैंसिल, मेरे पास ये आ गया माइनस n डबल डैश v का साइन थीटा, ये आ गया बेटा। जितना पावर इस पर पॉजिटिव उतना ही पावर बेटा इस पर नेगेटिव, इसका मतलब इस पर जितना वर्डन पॉजिटिव उस पर इतना वर्डन नेगेटिव। तो ये जो नॉर्मल जो इंटरनल फोर्स है इसका वर्डन ब्लॉक ए पर पॉजिटिव है, ब्लॉक बी पर उतना ही नेगेटिव है। इसलिए ए वाले ब्लॉक की हो सकता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी बढ़ रही हो, बी वाले ब्लॉक की घट रही हो। हम ना तो ए की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंसिडर कर सकते हैं ना बी की कर सकते हैं, किसकी कर सकते हैं, पूरे सिस्टम की, पूरी सिस्टम की। इसलिए क्योंकि पूरे सिस्टम पर ए प्लस बी पर नॉर्मल का कोई वर्डन नहीं है, ए पर है बी पर है मगर ए प्लस बी पर नहीं है। ये पहली बार बेटा अपन सवाल कर रहे थे इसलिए मैंने इतना सारा एक्सप्लेन किया। आपको बेटा अगली बार जैसे सवाल नजर आए आप डायरेक्ट चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा मैं हिंट लिख रहा हूं, अप्लाई TMEC ऑन नॉट A नॉट B बट A प्लस B। चलिए बेटा मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे लगा दूं, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। बेटा इस शुरुआत वाली टोटल हाइट को आप एक बार के लिए कैपिटल H मान लो। सर गिवन नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, कैंसिल हो जाएगी। इनिशियल काइनेटिक ये भी रेस्ट पे ये भी रेस्ट पे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस 0। इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बेटा ब्लॉक ए की तो बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी हाइट तो पहले भी इतनी थी बाद में भी इतनी है, मत लिखो। कैपिटल M मास का ब्लॉक H हाइट पर है तो लिख दो बेटा कैपिटल M इंटू G इंटू H दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M, उसकी स्पीड कितनी बेटा v नहीं है v tan थीटा प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बेटा इसकी लिखने की जरूरत नहीं बेटा, इसकी हाइट पहले भी उतनी थी बाद में उतनी है। इसकी हाइट बेटा कितनी हो गई है, इसकी हाइट टोटल हाइट कैपिटल H थी, ये स्मॉल h है तो बेटा एक कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो ये वाली हाइट बेटा हम लिखना जानते हैं दैट इज कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो दैट इज कैपिटल M इंटू G इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। बेटा ये mg कैपिटल H वाली टर्म तो बेटा क्या हो गई, कैंसिल होनी भी चाहिए थी बेटा, कैपिटल H दे भी रखा था। इससे हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि मेरे पास आ गया m इंटू जी इंटू एच इज इक्वल्स टू हाफ, बेटा बाहर निकाल दो m प्लस कैपिटल M tan स्क्वायर थीटा इंटू v स्क्वायर। बेटा कैलकुलेशन सही की ना अपन ने, ठीक है बेटा। इससे मेरे पास v की वैल्यू आ गई है, बेटा कितनी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई है रूट ऑफ 2 टाइम्स mgh प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M tan स्क्वायर थीटा। ये बेटा इसकी वेलोसिटी आ गई। अगर कोई इसकी वेलोसिटी पूछेगा तो भी पता है, इसकी v है तो उसकी बेटा v tan थीटा है, और दोनों की बेटा में स्पीड पता है। इसी टोटल मैकेनिकल एनर्जी की कंजर्वेशन को एक तरह से हम और भी लिख सकते थे भाई, लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक। ऐसे लिख दो बेटा कि पूरे सिस्टम की लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू पूरे सिस्टम की, ए या बी की, ए के अकेले नहीं बेटा, बी के अकेले नहीं, ए प्लस बी की, दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पूरे सिस्टम की लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। आप बोले सर इसने तो पोटेंशियल में कोई लॉस नहीं किया, इसने किया है। ये कुल मिलाकर एच हाइट नीचे है, इसने जरूर किया है। कितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है, mgh। ये कहाँ गया है, गेन इन काइनेटिक। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बड़ी है, इसकी कितनी बड़ी है, इसकी कितनी बड़ी है, इसकी बड़ी है हाफ स्मॉल m v स्क्वायर, उसकी बड़ी है हाफ कैपिटल M स्पीड का स्क्वायर दैट इज v स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। कैसे लिख रहे हो बेटा, दोनों केस में आपके आंसर से एग्जैक्टली सेम आएंगे, बिल्कुल से।
ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट, इस तरह से बेटा हमारे पास कुछ सवाल हो सकते हैं बेटा, हमसे ये सारे के सारे इस टाइप के सवाल अपन लोगों से बनने चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक सवाल और, बेटा हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि ये एक स्मूथ पुल्ली है बेटा, बहुत ज़्यादा रेडियस नहीं है, इस पर बेटा एक हमने रोप लपेट रखी है बेटा, स्ट्रिंग नहीं बोला मैंने बेटा, इसको रोप बोला है। रोप बोला है तो बड़ा पक्की बात है कि इसका खुद का मास होगा, लेकिन यूनिफॉर्म रोप बेटा, दिस इज यूनिफॉर्म रोप, मास m है, लेंथ 2l है, उसमें से बेटा l लेंथ ये है, l लेंथ ये है, इसे नेग्लिजिबल लेंथ माननी बेटा, बहुत ज़्यादा नहीं माननी। ठीक, इसके साथ बेटा अपने दो मासेस बांध रखे हैं, ये m1 मास का ब्लॉक बेटा, ये आपका m2 मास का ब्लॉक, और m1 मास का जो ब्लॉक है बेटा वो m2 मास के ब्लॉक से ज़्यादा है मास में। ठीक है ना, और ये जो पोजीशन है बेटा मैंने यहां से इसको रिलीज कर दिया, ये जो बेटा गिवन पोजीशन है इससे मैंने पूरे सिस्टम को रिलीज कर दिया। यू नो इट वेरी वेल कि बेटा m1 मास का ब्लॉक नीचे आएगा, m2 मास का ब्लॉक ऊपर जाएगा, लेकिन अगर हमने कोई बेटा सिंपल एटवुड मशीन के फॉर्मूले अगर याद कर रखे हैं तो वो फॉर्मूले यहाँ पर बेटा वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि ये आपकी जो रोप है ये मासलेस नहीं है, इसके पास मास है, और हमने जो सारे फॉर्मूले याद कर रखे हैं वो तो मासलेस स्ट्रिंग वाले फॉर्मूले याद कर रखे हैं, इसका हमने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया, कोई बात नहीं। m1 मास का ब्लॉक लगातार नीचे आएगा, m2 मास का ब्लॉक लगातार ऊपर जाएगा, कभी ना कभी बेटा m1 मास का ब्लॉक नीचे आएगा, ये l डिस्टेंस नीचे आएगा, और m2 मास का ब्लॉक बेटा l डिस्टेंस ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, और m2 मास का ब्लॉक कभी ना कभी इस पुल्ली से स्ट्राइक करेगा। आपको इस m2 मास के ब्लॉक की स्पीड बतानी है व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक द पुल्ली। m2 मास के ब्लॉक की स्पीड बताओ जब ये पुल्ली से जस्ट टकराने वाला है। फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक्स, क्योंकि बेटा दोनों की स्पीड होगी तो सही ना, स्पीड ऑफ ब्लॉक्स व्हेन m2 is just about to strike the pulley, पुल्ली से जस्ट स्ट्राइक करने वाला है, उस टाइम पर कितनी स्पीड होगी सोचते बेटा। दूसरा डायग्राम भी बना लेते हैं, ये बेटा आपका पुल्ली, ये बेटा आपकी रस्सी, बेटा जो ऊपर लिपटी हुई रस्सी है इसकी लंबाई बेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बेटा आपका m1 मास का ब्लॉक यहां से l डिस्टेंस नीचे आ चुका है, ये बेटा l डिस्टेंस नीचे आ चुका है, और इसकी स्पीड मान लेते हैं बेटा v है। ये m2 मास का ब्लॉक बेटा ऑफ कोर्स l डिस्टेंस ऊपर जा चुका है, और इसकी स्पीड बेटा v, पूरी रस्सी बेटा नीचे की तरफ आ रही है, इसकी स्पीड भी v। फेयर इनफ, कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं बेटा, ठीक है, ऐसी कहानी बेटा। अच्छा बढ़िया, पूरे सिस्टम में बेटा कौन से फोर्सेस हैं? आप बोलोगे सर रस्सी में टेंशन है, लेकिन वी नो दैट कि वो एक तरह इंटरनल फोर्स है और उसका नेट वर्डन तो जीरो ही आएगा। हिंज फोर्स वगैरह का बड़ा कोई वर्डन है नहीं, बड़ा पुल्ली स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना। पुल्ली ने किसी प्रकार का वर्डन किया ही नहीं बेटा, स्मूथ है। तो हम पूरे के पूरे सिस्टम पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। मैं फिर से बोल दूं बेटा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी किस पर कंजर्व कर सकते हो? पूरे सिस्टम पर, m1 प्लस m2 प्लस m पर।
M1 मास का ब्लॉक, M2 मास का ब्लॉक और ये M मास की जो रस्सी है, इन तीनों का मिलाकर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करूंगा, तभी तो बड़ा ये बोल पाऊंगा कि ये जो टेंशन वगैरह इनका वर्क डन, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, नेट जीरो आ जाएगा। करते हैं बेटा। प्लान क्या है बेटा, तुम लोग जानते हो, वी कुड इजीली से कि इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। बेटा पोटेंशियल लिखने के लिए कहीं ना कहीं बेटा हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो माननी पड़ती है। तो जो इनिशियल बड़ा M1 M2 की जो हाइट थी ना, उसी को बड़ा मैंने एक तरह से रेफरेंस मान लिया है, वो थोड़ा कहीं मान सकते हो, उससे बड़ा हमारे फाइनल आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर बेटा मैं एक बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो मान रहा हूं। सुनना बेटा, M1 मास का ब्लॉक यहां पड़ा है जहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी, बेटा पहले काइनेटिक लिखते हैं, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इसके पास इनिशियल काइनेटिक जीरो, इसके पास जीरो, पूरी रस्सी के पास भी जीरो, एक साथ लिख दूं जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इसके पास बड़ा ब्लॉक कहां पड़ा है, तो आप बोलो सर U इक्वल्स टू जीरो, इसी लेवल पर पड़ा है, तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इसके पास भी बड़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो। सर रस्सी, ये M मास की रस्सी सर यूं पड़ी है बेटा, जब भी इस तरह से पड़ी हो तो किसी भी यूनिफॉर्म बॉडी के लिए मैंने आपको कहा है कि उसको उसके सेंटर पे बड़ा मान लो। तो यहां से लेकर L लेंथ तक, यहां से लेकर L लेंथ तक टोटल 2L लेंथ बेटा फैली हुई है, तो इसका सेंटर बेटा यहां का ही मान सकते हो। यहां से कितना ऊपर, L/2। बेटा रस्सी कहां से कहां फैली हुई है, 0 से L, 0 से L, तो सारी रस्सी का सेंटर बेटा यहां का ही मान लो L/2 पर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी M इंटू G इंटू L/2, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ M1v स्क्वायर हाफ M2v स्क्वायर, रस्सी का भी मास M है और स्पीड v है, तो आप कह सकते हो कि हाफ M1 प्लस M2 प्लस MV स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी लिखते हैं, यहां पर जीरो है, तो कोई चीज अगर यहां से ऊपर होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बड़ा बढ़ेगी, ऊपर वाले पॉइंट पर ज्यादा, नीचे वाले पॉइंट पर कम। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा यहां से ऊपर चला गया बेटा L हाइट, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी M2 इंटू G इंटू L। ये M1 मास नीचे आ गया बेटा, आप जानते हो ऊपर वाले पॉइंट पर ज्यादा, नीचे वाले पॉइंट पर कम। यहां पर जीरो है तो यहां पर बड़ा जीरो से कम होनी चाहिए, तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी माइनस M1GL। बड़ा याद है ना, ऊपर जाओगे तो प्लस MGH, नीचे आओगे तो माइनस MGH, ये हमारे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है। सर इतनी बड़ी रस्सी है, उसका भी तो लिखो बेटा। जब रस्सी इतनी बड़ी है तो उसको पड़ा मान लो उसके सेंटर पे। यहाँ बेटा ये तो नेग्लिजिबल सी लेंथ है, इसको तो छोड़ दो। ये इतनी बड़ी रस्सी है 12 लेंथ की, कहाँ पड़ा मानूं, सेंटर पे। सेंटर बेटा यहीं आ गया, L यहाँ से, L यहाँ से, सेंटर यहाँ आ गया। यहाँ पर तो मेरे बच्चे पहले से ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या मान के बैठे हैं, जीरो। हमारे पास इक्वेशन आ गई बेटा, उधर गया तो मेरे पास आ गया M1 माइनस M2 GL प्लस MGL/2 इज इक्वल्स टू हाफ M1 प्लस M2 प्लस MV स्क्वायर। बड़ा V की वैल्यू आ गई, बड़ा देखना कितनी वैल्यू आ गई, 2 टाइम्स M1 माइनस M2 GL प्लस MGL अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M। बड़ा बार चेक करना कोई कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं है, हाँ बड़ा बढ़िया लग रहा है। ये बड़ा आपकी स्पीड आ गई, तो हम बड़ा बड़े आराम से हर एक की स्पीड इस तरह से लिख सकते हैं। ये सवाल बड़ा रिलेटिवली थोड़ा सा बेटर तो है यार, बट आई होप तुम समझ गए होंगे। मेन काम बड़ा इसमें सिर्फ और सिर्फ रस्सी की पोटेंशियल एनर्जी लिखना था, वो मैं आपको पहले सिखा भी चुका हूँ कि रॉड हुई बेटा, कोई और बड़ा ऐसा अरेंजमेंट हो जो सिमेट्रिक हो और मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए आप उसे उसके सेंटर पे पड़ा मान सकते हो। तो ठीक है बेटा, आसान पड़ेगा। अगर ऐसा पसंद नहीं तो हम इंटीग्रेशन भी कर सकते थे, लेकिन बेटा ठीक है, हमने इस बात को पहले से याद भी तो कर ही रखा था, कर रखा था ना यार, ठीक है।
आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट, ये है बेटा अपनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे चलिए। नेक्स्ट इज बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और, दैट इज इक्विलिब्रियम। हालांकि आप सोच रहे होंगे सर इक्विलिब्रियम तो हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के शुरुआत के अंदर भी पढ़ा था कि भाई फोर्स जीरो होगा तब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल देंगे। बिल्कुल सही बात है बेटा, लेकिन हम अब इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम हल्का फुल्का वर्क या एनर्जी या मोर स्पेसिफिकली पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत इतना टफ काम नहीं, बड़े आराम से बन जाएगा अपन से ना बेटा। हम सिर्फ और सिर्फ उस केस को देख रहे हैं जब सिर्फ और सिर्फ कोई कंजर्वेटिव फोर्स हो, चाहे बेटा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे स्प्रिंग फोर्स हो, चाहे कोई और इलास्टिक फोर्स हो। तो बड़ा इक्विलिब्रियम केस डिस्कस कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रेजेंस में किस तरह से बड़ा इक्विलिब्रियम पोजीशन लिखते हैं देखते हैं। सबसे पहली बात, बड़ा इक्विलिब्रियम पोजीशन हम उसे कहा करते थे जहां पर बड़ा फोर्स की वैल्यू जीरो हो, जहां आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो, और ऑफ कोर्स बड़ा वहां पर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। जीरो है तो जीरो, और कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है तो वो स्पेसिफिक वैल्यू ही रहे, ठीक है। अगर बड़ा मान लो कि फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, तो इस फोर्स को ऑफ कोर्स बड़ा ये इकलौता फोर्स है आपका कंजर्वेटिव फोर्स। Force can also be written as बेटा minus du by dx, and it means that कि minus du by dx should be zero। फोर्स को मैं minus du by dx बोल सकता हूँ बेटा अगर फोर्स सिर्फ x एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है तो, और मुझे बोलना पड़ेगा कि minus du by dx is zero। minus du by dx is zero, it means that कि du by dx is zero। इसका मतलब बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आपका du by dx जीरो होगा। अब du by dx जीरो होगा, इस बात का अर्थ आप हल्का फुल्का बेटा मैथमेटिकली जानते हैं कि वहां पर या तो पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा होगा या बेटा पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा होगा। कैसे बेटा बताता हूं। अगर मैं कह दूं कि बेटा मुझे u वर्सेस x ग्राफ दे रखा है, एंड लेट्स से बेटा ग्राफ इज लाइक दिस, तो यहां पर स्लोप ऐसे है तो यहां पर du by dx पॉजिटिव है, यहां पर du by dx जीरो है, और यहां पर du by dx नेगेटिव है। तो ये पॉइंट वो है जहां पर आपका मैक्सिमा है, ये बड़ा पॉइंट वो है जहां पर आपका मैक्सिमा है, या फिर बड़ा मैं ऐसे कह दूं कि यहां पर आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स के ग्राफ में जहां पर बड़ा पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा होगा बड़ा वो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। साथ ही साथ बेटा अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ बना दूं, और अगर बेटा कर्व मान लीजिए ऐसा हुआ, यहां पर du by dx नेगेटिव है, ग्राफ डिक्रीजिंग है, यहां पर du by dx पॉजिटिव है, बड़ा ये इंक्रीजिंग है, और ऐसे ये वाला जो पॉइंट है बेटा यहां पर आपके पास फिर से du by dx की वैल्यू जीरो है। बस इतना फर्क है कि ये मैक्सिमा है और बेटा ये आपका मिनिमा है। इनको आप हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स भी कह सकते हो बेटा। क्या शब्द यूज कर सकते हो? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स। चलिए बेटा आगे चलिए। तो बेटा मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए आपके फोर्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, और फोर्स की वैल्यू जीरो करने के लिए du by dx जो है वो जीरो होना चाहिए। ये du by dx वाली बात पे मैं इसलिए आया क्योंकि फोर्स जीरो तो हम पहले पढ़ चुके थे। अब इस चैप्टर के हिसाब से बेटा हमें कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना है, और वो ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का या तो मैक्सिमा या बेटा पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा ऐसा होगा। ठीक है, चलिए बेटा हम अब इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन को तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वो तीन अलग अलग पार्ट बेटा क्या है वो सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। सबसे पहले
स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। सुनना बेटा, आराम से इत्मीनान सुनना, हम सारा काम करेंगे इसमें। बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये एक्स एक्सिस में बेटा ये पॉइंट वो है जहां पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे है, तो ऑफ कोर्स इस पॉइंट पर आपके फोर्स की वैल्यू 0 है। इस पॉइंट पर पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स है बेटा वो 0 है। लेकिन हम यहां पर पढ़ रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल का अर्थ क्या है? स्टेबल का अर्थ ये है कि अगर मैं पार्टिकल को थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर दे दूं तो इस पार्टिकल पर एक फोर्स लग जाएगा, ऑफ कोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स लग जाएगा, और वो जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ना होकर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, और वो जो नेगेटिव डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है ये पार्टिकल को वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर खींचने की कोशिश करेगा। दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नोन एज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर आपने पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में कर दिया तो पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स है बड़ा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, वो बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और ये जो फोर्स होगा बड़ा पार्टिकल को वापस उस इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो अगर मान लीजिए कि पार्टिकल यहां पर है तो नेट फोर्स 0 है, यहां से इधर डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स इधर लग जाएगा, अगर आपने इधर डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स इधर लग जाएगा। कुल मिलाकर पार्टिकल पर फोर्स ऐसे लगेगा कि वो फोर्स जो है बेटा पार्टिकल को वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की पूरी कोशिश करे। दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नोन एज बेटा क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। फेयर इनफ। इतनी सी बात बेटा, अगर सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन वाइज बात करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की इतनी सी बात है। तो बड़ा लिखना, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन is the position at which force is 0 and particle is displaced from it, then net force will act opposite to displacement and this net force tries to restore the equilibrium position। बेटा रीस्टोर का अर्थ समझिए ना, जो नेट फोर्स है बेटा पार्टिकल को वापस उस पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। तो बेटा यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम है ही, यहाँ से डिस्प्लेस किया इधर तो नेट फोर्स लग गया इधर, इधर डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स लग गया इधर। बेटा दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नोन एज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये तो बात बेटा प्रैक्टिकलिटी की। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर इस तरह का जो सिचुएशन है इसका फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ कैसा होगा, तो मैं ये कहूँगा कि बेटा इस पोजीशन पर तो फोर्स की वैल्यू 0 होगी। ये बेटा पोजीशन, ये आपका फोर्स, इस पोजीशन पर तो फोर्स की वैल्यू 0 होगी। अगर इससे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा तब बेटा आपका फोर्स होना चाहिए नेगेटिव। बेटा मैं नीचे दिखा रहा हूँ, इसका मतलब फोर्स नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट किया नेगेटिव में तो बड़ा फोर्स आना चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इधर। तो इसका मतलब इस पोजीशन पर तो आपके फोर्स की वैल्यू 0 है। यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ तो फोर्स पॉजिटिव, यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव। अब इनके बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो ऐसा ज़रूरी नहीं बेटा, कैसा भी हो सकता है, कोई आर्बिट्रेरी ग्राफ भी ऐसे हो सकता है। तो जब कभी आपको ऐसा कर्व नज़र आ जाए फोर्स और पोजीशन के बीच में, तो समझ जाना कि बेटा ये आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। फेयर एनफ। आगे चलते हैं बेटा। अगर कोई हमसे पूछ ले कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ कैसा होगा, तो सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे। यहां पर
इस पोजीशन पर फोर्स पॉजिटिव है, बट हम जानते हैं कि फोर्स होता है माइनस du/dx। इस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है, बड़ा फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो du/dx नेगेटिव है। du/dx नेगेटिव है, इसका मतलब बेटा u जो है वो x के साथ घटना चाहिए तो बेटा ग्राफ शुड बी लाइक दिस, ठीक है ना। u जो है वो x के साथ घट रहा है, इस पॉइंट पर बेटा फोर्स की वैल्यू 0 है, बड़ा फोर्स की वैल्यू 0 है तो du/dx 0 है, du/dx 0 है मतलब स्लोप 0 है, स्लोप 0 है मतलब यहां पर इस पॉइंट पर ग्राफ ऐसा होना चाहिए, बना दिया। इसके बाद में बेटा आपका फोर्स नेगेटिव है, बड़ा फोर्स नेगेटिव है तो du/dx पॉजिटिव होना चाहिए, du/dx पॉजिटिव होना चाहिए तो इसका ग्राफ आपका इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो इसके आगे वाले पॉइंट पर ग्राफ आपका इंक्रीजिंग होना चाहिए। ले बेटा इधर वाले पॉइंट्स पर आपका du/dx नेगेटिव है, इन पॉइंट्स पर आपका du/dx पॉजिटिव है, और स्पेसिफिकली इस पॉइंट पर आपका du/dx जो है बेटा आपका वो 0 है। बेटा सोचिए इस पॉइंट को हम क्या बोला करते थे बेटा, मेरे ख्याल से हम बोला करते थे मिनिमा। बेटा क्या शब्द यूज करते थे, मिनिमा। तो यहां पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा होगा। बेटा पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं है, लेकिन जहां पर मिनिमा हुआ करता था उसका केस, किसी भी फंक्शन का मिनिमा हुआ करता था उसका केस मैंने आपको याद करा रखा है कि पहला डिफरेंशिएशन तो 0 होगा और जो सेकंड डिफरेंशिएशन होगा बेटा वो पॉजिटिव होगा। जहां पर मिनिमा होता था उस पॉइंट पर du/dx तो 0 हुआ करता था और उसका डबल डिफरेंशिएशन जो बेटा वो पॉजिटिव हुआ करता था। बेटा अगर ये आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से बेटा मैथमेटिकल टूल देख लेना, बेटा मैथमेटिकल टूल में सिखा रखा है बेटा आप लोगों को इस तरह से। बेटा बाकी जो रिपीटर वगैरह बच्चे बेटा उनको तो पहले से पता भी रहता है कि यार किसी भी जगह मिनिमा होता है तो पहला डिफरेंशिएशन तो 0 और सेकंड डिफरेंशिएशन वो आपका पॉजिटिव, बेटा ये आपका मिनिमम। तो जो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बेटा वहां पर आपके पास इस तरह की कंडीशंस आएंगी, सिचुएशन ऐसी रहेगी, फोर्स और एक्स का ग्राफ मोर और लेस ऐसा होगा और बेटा पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का ग्राफ ऐसा होगा और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा आएगा, बेटा पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा आएगा। जैसे मैं आपको दो एग्जाम्पल दूं बेटा आपको। पहला सुनना बेटा, ये स्प्रिंग, ये एम मास का ब्लॉक, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के और ये इसकी नेचुरल लेंथ। अब जरा सोचो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए ये एम मास की जो पोजीशन है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल है? बच्चे वहां से स्टेबल है, यहाँ पर नेट फोर्स 0 है, एम जी नीचे नॉर्मल ऊपर। अगर मैंने डिस्प्लेस किया इस तरफ तो फोर्स लगेगा इस तरफ वापस ले आएगा, डिस्प्लेस किया इधर तो स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा, फोर्स लगेगा इस तरफ वापस ले आएगा। तो दिस पोजीशन इज ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड ऑब्वियसली इट इज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। पोटेंशियल चेक कर लो बेटा, तो आप बोलो सर यहाँ पर पोटेंशियल लीस्ट है, इधर जाऊंगा तब भी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर बढ़ेगी, इधर जाऊंगा तब भी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर लगातार बढ़ेगी, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का ऑफ कोर्स मिनिमा है। मैं एक एग्जांपल और दूं बेटा, आपके पास बेटा ये हिंज से बेटा एक मासलेस स्ट्रिंग बांध रखी है मैंने ऐसे, और एम मास का पार्टिकल बांध रखा है ऐसे। अब इस तरफ सर्कल के अलॉन्ग मूव कराने के लिए बेटा इसकी जो पोजीशन है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है या अनस्टेबल? आप बोल सर स्टेबल। सबसे पहले नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, दोनों बैलेंस हो रहे हैं। अगर मैंने इस पार्टिकल को हल्का सा इधर डिस्प्लेस किया, मान लो बेटा किया, तो mg लगेगा ऐसे, ये वाला एंगल थीटा, तो mg के दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला एंगल थीटा तो mg का ये वाला कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। आप इस बात को जानते हो कि mg sin थीटा का ये वाला जो कंपोनेंट है वो पार्टिकल को वापस ले आएगा इधर। अगर आप इधर डिस्प्लेस करोगे पार्टिकल वापस आना चाहेगा। इज दिस पोजीशन स्टेबल और अनस्टेबल? स्टेबल। और ये चेक कर लो कि जैसे जैसे आप लेफ्ट जा रहे हो वैसे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, जैसे से लेफ्ट जा रहे हो वैसे ही बढ़ रही है, राइट जाओगे तब भी बढ़ रही है। इसका मतलब इस पॉइंट पर आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है ही है और यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट है। फेयर एनफ। नेक्स्ट इज
चलिए बेटा सवाल वगैरह बाद में कर लेंगे, अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ सिचुएशंस को समझ रहे हैं, हम बेटा सिचुएशंस को समझ रहे हैं। तो अगली इक्विलिब्रियम पोजीशन बेटा पहली स्टेबल, बेटा ऑफ कोर्स दूसरी अनस्टेबल, हेड ही लिखिए बेटा। नेक्स्ट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। सुनना बेटा, ये बेटा एक्स एक्सिस, यहां कहीं बेटा कोई पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो पक्की बात है कि बेटा इस पॉइंट पर तो आपका फोर्स जीरो होगा। तो सर अनस्टेबल किस बात का? बेटा अनस्टेबल इस बात का कि अगर आपने यहां पर तो फोर्स जीरो रहेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम लिखा हुआ ना, अगर आपने पार्टिकल को यहां से हल्का सा पॉजिटिव एक्स में डिस्प्लेस कर दिया तो इस पर आपका कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लग जाएगा, और पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर लग जाएगा तो पार्टिकल वापस ना लौटकर दूर भाग जाएगा। दूर भाग जाएगा तो इसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ना बोलकर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। इसी तरह से अगर आपने पार्टिकल को हल्का सा नेगेटिव डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस किया तो इस पार्टिकल पर फोर्स पॉजिटिव ना लगकर बेटा नेगेटिव लगेगा, और फोर्स की बेटा वैल्यू नेगेटिव, और ये जो फोर्स नेगेटिव होगा ये पार्टिकल को वापस ना लेकर दूर भगा ले जाएगा। बेटा दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। बेटा स्टेबल और अनस्टेबल में आपको अर्थ ये बड़ा अंतर समझ में आ गया होगा। वहां पर बेटा फोर्स जो था वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट था, और फोर्स की हमेशा कोशिश थी कि पार्टिकल को वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले आओ, और बेटा इस केस में हल्का सा मामला डिफरेंट है। तो बेटा आप कह सकते हो कि unstable equilibrium position is a point at which force is zero. Of course बड़ा force zero तो होना जरूरी है क्योंकि पोजीशन तो इक्विलिब्रियम है। At which force is zero and if particle is displaced slightly from this position, then net force will act along displacement। बेटा जो नेट फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की तरफ ही लग जाएगा, विल एक्ट अलोंग डिस्प्लेसमेंट एंड द पार्टिकल विल रन अवे। बेटा पार्टिकल भाग जाएगा, पार्टिकल की वापस आने की टेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है, कोई बच्चा कहते कि सर इसका फोर्स वर्सेस एक्स कर्व कैसा होगा? बड़ा देखता हूं, इस पॉइंट पर तो फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, तो इस एक्स कोऑर्डिनेट पर तो फोर्स की वैल्यू जीरो। इसके बाद में अगर पॉजिटिव एक्स में जाओगे तो फोर्स पॉजिटिव आना चाहिए, इधर से बेटा नेगेटिव एक्स पे जाओगे तो फोर्स नेगेटिव आना चाहिए। ये ले बेटा, पॉजिटिव में गए तो फोर्स पॉजिटिव, नेगेटिव में गए तो फोर्स नेगेटिव। इनके बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो ऐसा जरूरी नहीं है, बड़ा ग्राफ कैन बी ऐसा किसी भी कर्व कह लो। फेयर इनफ। अगर कोई बच्चा मुझे कह दे कि सर इनका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स कर्व कैसा होगा, बड़ा देखता हूं कैसा होगा। अगर आप बड़ा मुझसे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स पूछ रहे हैं तो सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं। यहां पर आपके फोर्स की वैल्यू नेगेटिव है, बड़ा फोर्स मेरे ख्याल से मेरे बच्चे बोलते हैं सर माइनस डी यू बाई डी एक्स। इन एक्स पर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव है, बड़ा फोर्स नेगेटिव है मतलब डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव है। डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव है मतलब बड़ा यू का ग्राफ इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो यहां पर यू का ग्राफ इंक्रीजिंग। यहां पर फोर्स जीरो तो डी यू बाई डी एक्स जीरो, डी यू बाई डी एक्स में जीरो मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। इसके बाद बड़ा फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है, बड़ा फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव मतलब डी यू बाई डी एक्स नेगेटिव। पहले इंक्रीजिंग होना चाहिए, फिर जीरो, फिर डिक्रीजिंग। बड़ा मेरे ख्याल से आप ये बोलना चाह रहे हो कि सर पहले इंक्रीजिंग फिर डी बाई डी एक्स जीरो फिर आपका डिक्रीजिंग।
तो आपका जो ग्राफ है इट शुड बी लाइक दिस, ये आपका हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, इधर वाले केस में बेटा आपका जो du/dx है बेटा ये पॉजिटिव है, यहाँ पर तो ऑफ कोर्स आपका du/dx जो है बेटा वो 0 है और यहाँ आपका du/dx नेगेटिव है। मेरे बच्चे बोलेंगे सर इसको मैं जानता हूँ, ये तो हमारा मिनिमा सॉरी मैक्सिमा है, दिस पोजिशन इज ऑफ कोर्स मैक्सिमा। अगेन बेटा मैक्सिमा की क्या कंडीशंस रहती है मेरे बच्चों को शायद याद होगा, नहीं याद होगा थोड़ा मुझे रिपीट करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन है कि du/dx 0 होना चाहिए और दूसरी कंडीशन बेटा मैक्सिमा की आप लोग जानते हो कि इस पॉइंट पर आपका डबल डिफरेंशिएशन बेटा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये बेटा आपकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है बेटा, ये आपकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बड़ा, ये आपके अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। फेयर इनफ। जैसे बेटा मैं एग्जांपल लूं, बेटा कोई इन्वर्टेड कप है ऐसे, ठीक है, और उसके ऊपर ही ऊपर बेटा स्मूथ कप है, ऊपर ही बेटा ने एक m मास का पार्टिकल रख दिया, तो ऑफ कोर्स नीचे की तरफ mg आएगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल आएगा बेटा। ऊपर का नीचे का बेटा इन्वर्टेड कप था, उसके ऊपर ही ऊपर बेटा अपन ने ऐसे कोई पार्टिकल रख दिया, नेट फोर्स इज 0, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है, लेकिन स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो बच्चे बोलते हैं अनस्टेबल, स्टेबल का पता तब चलेगा जब एक बार मैं पार्टिकल हल्का सा डिस्प्लेस कर दूं। तो डिस्प्लेस करूं, अगर मैंने इस पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, मान लो बेटा मैंने हल्का सा यहाँ पार्टिकल को रख दिया, यहाँ रख दिया बेटा, मान लें कि ये वाला एंगल थीटा, तो जैसे मैंने यहाँ रख दिया तो mg ऐसे, ये वाला एंगल थीटा, mg के दो कंपोनेंट आएंगे, ये mg cos थीटा, ये आएगा आपका mg sin थीटा, ये आपका नॉर्मल और mg cos तो ठीक है बेटा, मैनेज जाएंगे। ये जो mg sin थीटा ये किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है या इस पार्टिकल को दूर भगा रहा है। आप बोले सर दूर भगा रहा है, बेटा दूर भगा रहा है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, यहां से अगर हल्का सा डिस्प्लेस किया धड़ाम से नीचे आ जाएगा, यहां से इधर डिस्प्लेस करूंगा धड़ाम से नीचे आ जाएगा, तो ये वाली पोजीशन कैसी हुई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। दूसरी बात बेटा देखो, यहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, वर्टिकल कप है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बेटा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, नीचे आओगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, नीचे आओगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, तो ऑफ कोर्स बेटा यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या है बेटा, मैक्सिमा है, सबसे ज़्यादा है। तो आई होप यू गेट द पॉइंट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप हमेशा देखना और इस बात को बेटा नोटिस करना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा आएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा आएगा। ठीक है बेटा, और हम है ना, ठीक है बेटा, इसके सवाल भी करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, आज थोड़ा नहीं पाएंगे, अगली बार करेंगे। एक छोटा सा और डिस्कस कर लूँ बेटा, हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं आएगा बेटा, दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बेटा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में एग्जांपल से बोलता हूँ बेटा, मान लो कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बेटा ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मैंने एक m मास का ब्लॉक रख दिया। इस m मास के ब्लॉक पर mg नीचे लग रहा है और नॉर्मल ऊपर, नेट फोर्स इज 0, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर मैं पार्टिकल को अब मैं चेक करना चाह रहा हूं कि बेटा ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो मेरे बच्चे बोले सर हल्का सा डिस्प्लेस कर दो इसको, मैंने बेटा हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया, यहां पर भी नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नेट फोर्स अगेन इज 0। तो हल्का सा डिस्प्लेस करने के बाद पार्टिकल के पास, इस ब्लॉक के पास ना तो वापस आने की टेंडेंसी है ना ही दूर जाने की टेंडेंसी है। अगर मैं इस पार्टिकल को हल्का सा, इस ब्लॉक को हल्का सा लेफ्ट में डिस्प्लेस कर दूंगा, तब यहाँ पर नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है। पार्टिकल के पास रेस्ट, उसको ना तो कोई फोर्स अंदर की तरफ आ रहा है ना बड़ा कोई फोर्स बाहर की तरफ आ रही है, तो इस तरह की इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हम क्या नाम देंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आप बेटा कह सकते हो कि क्या कह सकते हो बेटा, अगर डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पर आपका फोर्स 0, इसके इधर जाओगे तब भी फोर्स 0, इधर आओगे बेटा तब भी फोर्स 0, हर जगह फोर्स 0, तो आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
अगर किसी बच्चे ने मुझसे पूछ लिया कि सर इसका फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ बनाओ, इधर फोर्स इधर एक्स, तो उस केस में मैं कहूँगा कि एक्स की इस वैल्यू के लिए भी फोर्स जीरो, इस वैल्यू के लिए भी फोर्स जीरो, इसके लिए भी जीरो, इसके लिए भी जीरो, इसके लिए जीरो, ग्राफ विल बी लाइक दिस। अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि सर आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ बनाओ, तो फोर्स जीरो तो डी यू बाई डी एक्स जीरो, डी यू बाई डी एक्स जीरो तो है ही है, लेकिन डी यू बाई डी एक्स यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो, हर जगह डी यू बाई डी एक्स जीरो है। डी बाई डी एक्स जीरो है, इसका मतलब डी यू बाई डी एक्स भी जीरो है और आपका डबल डिफरेंशिएशन भी जीरो है, क्योंकि डी यू बाई डी एक्स जीरो भी है और वो कांस्टेंट भी है, और कोई चीज अगर कांस्टेंट होती है ना तो उसका डिफरेंशिएशन भी जीरो होता है। तो बेटा आपका डी यू बाई डी एक्स जो है बेटा वो जीरो है और वो कांस्टेंट है। तो बेटा ग्राफ शुड बी लाइक दिस, यहाँ भी डी बाई डी एक्स जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, मतलब हर जगह बेटा पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। आप चेक कर सकते हो बेटा हर जगह आपकी पोटेंशियल एनर्जी सेम है। आई होप यू बेटा यू गेट द पॉइंट। ठीक है बेटा आगे चलते हैं बच्चों। बेटा इस पर सवाल वगैरह बेटा अपन अगली क्लास में करते हैं, ठीक है ना। अभी तो बेटा मैंने सिर्फ और सिर्फ तीनों की तीनों इक्विलिब्रियम पोजीशंस एक्सप्लेन किए, बट बेटा अपन अगली क्लास में इसके सवाल कर लेंगे यार ना। बेटा आप एक बार होमवर्क लिख लें। बेटा आप इसमें से होमवर्क लिख लें। अपनी WPE की जो शीट है बेटा, वर्क पावर एनर्जी की जो शीट है, उसमें से आप लोग, मैं बेटा सेक्शन C तक तो दे ही चुका था आप लोगों को, है ना। तो आप बेटा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 बेटा सेक्शन A से लेकर E तक कर लेना, ठीक है ना। A से लेकर E तक कर लेना। हालांकि बेटा मैं ना आपको बेटा इसमें से बहुत सारे सेक्शन तो पहले से दे चुका था, इसलिए बेटा आपने शायद पहले से कर भी रखे होंगे, तो आपको बेटा फिर थोड़े से मैं और सवाल भी देता हूँ, ठीक है, वरना बेटा बहुत कम काम हो जाएगा ये। तो फिर आप एक काम करो, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर बेटा आप 1 से लेकर बेटा 9 तक कर लेना। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कर लेना, और एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 में बेटा आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक कर लेना, ठीक है ना। बाकी काम बेटा बाद में देंगे, पहले बेटा बाकी बेटा इस इक्विलिब्रियम वाली कहानी को अपन कल फिर और आगे बढ़ाते हैं।